मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे आज, है ना। उसके बाद पढ़ना है हमको भाषा का मानकीकरण, भाषा का मानकीकरण, भाषा का मानकीकरण, मानकीकरण, ओके। इसके बाद हमको पढ़ना है लिपि क्या होता है, लिपि क्या होता है, लिपि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लिपि के बाद हम लोग देखेंगे राजभाषा क्या होता है, राजभाषा क्या होता है, ठीक है। राजभाषा क्या होता है, राजभाषा के बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे मातृभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो लिपि है, लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है, लिपि और भाषा में अंतर, ठीक है। ये सब चीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास। तो ये क्या है, पूरे विषय हैं जिसको हमको आज करने हैं, ठीक है, ठीक। इसको शुरू करने से पहले जल्दी से 5 से 10 मिनट लगेगा, हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कल आप लोग को एक चीज़ बताया था, भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या था, थर्ड ऑप्शन क्या था, अभ्यास। अभ्यास मतलब दोहराना ना, कोई भी चीज़ को लोग जितना दोहराएंगे उतना स्थायित्व को प्राप्त करता है, बताया था। अब कल जो हम लोग पढ़े हैं उसी को एक बार और दोहरा लेते हैं, ठीक है। कल जो हम लोग पढ़े हैं उसी को एक बार क्या करेंगे, एक बार और दोहरा लेते हैं, ठीक। जो पढ़ चुके हैं वो एक बार उन लोग का रिवाइज हो जाएगा, जो आज नए हो, है ना, उन लोग अच्छे से सुनते रहना जी, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन वाले सब ठीक, चलिए स्टार्ट करें। फिर हमने कल देखिए भाषा के बारे में, देखिए भाषा क्या होता है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। फिर हमने भाषा का डेफिनेशन देखे कि भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, या भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर एक और डेफिनेशन बताया था मैंने, क्या बताया था, भाषा, हाँ, भाषा विचारों, हाँ, और तो भाषा क्या होता है, ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है। भाषा ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है ना। इसके बाद मैंने बताया था भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या क्या होते हैं, है ना, बताया था। तो भाषा को सीखने के 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया मैंने, क्या बताया, सबसे पहले जिज्ञासा। अगर किसी भी भाषा को सीखना है तो हमें क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। उसके बाद बताया था मैंने अनुकरण, अनुकरण मतलब उसको याद करना है। देन उसके बाद क्या बताया मैंने, दोहराना, अभ्यास, अभ्यास मतलब दोहराना। कोई चीज़ को हम लोग जितना दोहराएंगे क्या होगा, उतना वो स्थायित्व को प्राप्त करेगा, ठीक है, ये बताया था। उसके बाद हमने देखा कि किसी व्यक्ति में कैसे भाषा का विकास होता है, विकास क्रम देखिए, एक व्यक्ति में कैसे भाषा का विकास होता है। तो उसमें सबसे पहले कौन सा कौशल का विकास होता है, श्रवण, श्रवण के बाद वदन के बाद पठन के बाद, ठीक है। सबसे पहले क्या कोई व्यक्ति है, सुनना सीखता है, सुनने के बाद वो बोलना सीखता है, बोलने के बाद पढ़ना सीखता है, पढ़ने के बाद वो लिखना सीखता है। उसके बाद हमने देखे थे कल भाषा के प्रकार देखे थे। भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, कौन कौन सा, हाँ, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कौन कौन सा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, ठीक है, ठीक। तो मौखिक भाषा क्या है, जिसमें हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान बोल कर करते हैं। मौखिक भाषा में क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान बोल कर किया जाता है। और लिखित भाषा में क्या होगा, जिसमें हम लोग विचारों का आदान प्रदान लिख कर करते हैं। सांकेतिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखे थे। फिर एग्जाम्पल देखे थे, बताओ जल्दी। मौखिक भाषा का एग्जाम्पल क्या क्या बताया था मैंने, हाँ, और ठीक। और लिखित भाषा का उदाहरण, सांकेतिक भाषा का जो संकेत बने रहते हैं, है ना, उससे विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सांकेतिक भाषा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, उसके बाद हमने देखे थे कि अगर भाषा है तो उसमें कौन सी भाषा सबसे कठिन होती है, कौन सी सबसे सरल होती है। तो कौन सबसे कठिन होता है, सांकेतिक भाषा। सबसे सरल कौन होता है, मौखिक भाषा होता है ना। उसके बाद हमने देखे थे भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताओं में सबसे पहला क्या था, भाषा का मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप दैट मीन्स क्या, भाषा का अपना व्याकरण होता है, अपना एक लिपि होता है, बताया था। उसके बाद सेकंड क्या बताया था मैंने, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगर भाषा को सीखना है तो व्यक्ति को समाज में रहना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा, उसका अनुकरण करना पड़ेगा, है ना, तभी क्या क्या कर पाएगा, वो भाषा को सीख पाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। थर्ड क्या बताया था मैंने, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, है ना, भाषा कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अंतिम स्वरूप नहीं है तभी क्या हो रहा है, वो समय के साथ बदल रहा है। अगर उसका अंतिम स्वरूप होता है तो समय के साथ
नहीं बदलता। उसके बाद क्या बताया था, भाषा का जो प्रवाह होता है कठिन से सरल की ओर होता है। जब तक हम भाषा को नहीं जानते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़े नहीं रहते, उसके ग्रामर को अच्छे से पढ़े नहीं रहते हैं, तब तक क्या लगता है वो हमको कठिन लगता है। जैसे हम उसके ग्रामर को अच्छे से जान जाते हैं फिर क्या लगता है वो सरल लगने लगता है। तो भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। पांचवा क्या बताया था, भाषा की विभिन्न संरचनाएं होती हैं, अलग अलग भाषा की अपनी अलग अलग संरचनाएं होती हैं। उसके बाद मैंने बताया आप लोग को लिपि बताया, लिपि बताया था ना, बोली बताया था। उसके बाद क्या बताया था आप लोग को, मैं बोली बताया था। बोली क्या होता है, बोली भाषा का प्रथम इकाई है ना। बोली क्या है, भाषा का प्रथम इकाई है। देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा भाषा की प्रथम इकाई क्या है तो बोली होता है। भाषा की प्रथम इकाई क्या होता है तो बोली। अगर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिख लो इसको ना, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो ध्वनि होता है, ठीक है। लेकिन भाषा की प्रथम इकाई कौन सा क्या है, बोली है, ठीक है, समझ आया। तो फिर हमने क्या देखे थे, बोली के बारे में देखे थे। बोली क्या है, भाषा की प्रथम इकाई होता है, ठीक है। बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है और लघु होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और लघु होता है, यही बोली है। आगे चलकर किसका निर्माण करता है, भाषा का निर्माण करता है। ऑनलाइन वाले समझ आ रहा है, सब आ रहा है ना ऑनलाइन वाले, सबको समझ, ठीक है। यही बोली आगे चलकर किसका निर्माण करता है, भाषा का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे बोली और भाषा में क्या अंतर होते हैं, देखे, ठीक है। क्या क्या अंतर होता है जल्दी बताओ। बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली का कोई मानक स्वरूप नहीं होता और भाषा का मानक स्वरूप होता है, ठीक है। और क्या देखे थे, बोली का जो प्रयोग सामान्य बोलचाल में, लोक साहित्य में किया जाता है और भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन में, साहित्य सृजन में किया जाता है, ठीक है। और क्या देखे, बोली का क्षेत्र, क्योंकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है तो उसके बोलने वाले की संख्या क्या होती है, कम होती है। और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है तो उसको बोलने वाले की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। और क्या बताया था एक, और क्या बताया था, एक और बताया था मैंने, भाषा के अंदर बोलियां और उपबोलियां हो सकती है ना। भाषा के अंदर बोली और उपबोली हो सकती है, लेकिन बोली के अंदर भाषा नहीं होता, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। ऑनलाइन वाले सब रिवाइज किया हो ना, इतना हम लोग पढ़ लिए थे जी, ठीक। रिवाइज किया सब ऑनलाइन वाले, ठीक, ओके। चलो फिर उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं मानक भाषा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मानक भाषा क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, भाषा की सबसे प्राथमिक इकाई कौन सा होता है, बोली। ठीक, गुड। अब देखते हैं लोग मानक भाषा। मानक भाषा, मानक भाषा किसे कहते हैं, किसी भी भाषा का, हाँ लिखो, किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का शुद्ध रूप, किसी भी भाषा का शुद्ध रूप, आदर्श रूप, किसी भी भाषा का शुद्ध रूप, आदर्श रूप एवं व्याकरणबद्ध रूप, व्याकरणबद्ध रूप, व्याकरणबद्ध रूप को क्या कहा जाता है जी, मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा कहा जाता है, समझ आया, डेफिनेशन समझ आया, मानक भाषा कहा जाता है। किसी भी भाषा का शुद्ध रूप, आदर्श रूप और व्याकरणबद्ध रूप, उसी को क्या कहा जाता है, मानक भाषा कहा जाता है। इसी मानक भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है, पठन और लेखन में किया जाता है, ठीक है। मानक भाषा का प्रयोग, मानक भाषा का प्रयोग, मानक भाषा का प्रयोग पठन एवं लेखन में किया जाता है, पठन एवं लेखन में किया जाता है। आ गया मानक भाषा क्या किससे बोलते हैं, समझ आ गया, लेखन में किया जाता है, में किया जाता है, ठीक। तो मानक भाषा क्या होता है, किसी भी भाषा का शुद्ध रूप, आदर्श रूप और व्याकरणबद्ध रूप, उसी को क्या बोला जाता है, मानक भाषा बोला जाता है। इसी मानक भाषा का प्रयोग पठन एवं लेखन में किया जाता है। ऑनलाइन वाले समझ आया सबको, मानक भाषा क्या होता है, किसी भी भाषा का क्या है, शुद्ध रूप, व्याकरणबद्ध रूप और आदर्श रूप, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मानक भाषा बोलते हैं, ठीक। समझ आ गया, मानक भाषा क्या होता है, समझ आ गया ना। इसी का उपयोग करते हैं पठन में, लेखन में, जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, सब कौन सा भाषा है, सब मानक भाषा, ठीक। अब देखते हैं भाषा का मानकीकरण क्या होता है, ठीक, इसको मिटा दो। अब देखते हैं भाषा का मानकीकरण क्या होता है। भाषा का मानकीकरण, भाषा का मानकीकरण, मानकीकरण, मानक भाषा समझ में आ गया, ठीक। भाषा का मानकीकरण में क्या हो जाएगा, किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का उसके बोली रूप से, उसके बोली रूप से, समझते रहो पहले ना, किसी भी भाषा को उसके बोली रूप से मानक भाषा का रूप प्रदान करना, समझ आ गया, मानक भाषा का रूप प्रदान करना, का
रूप प्रदान करना, प्रदान करना क्या कहलाता है? भाषा का मानकीकरण। समझ आया डेफिनेशन? किसी भी भाषा का उसके बोली रूप से, क्योंकि बोली में क्या होता है, व्याकरण वगैरह नहीं रहता, तो उसके बोली रूप से मानक भाषा का रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा का मानकीकरण कहलाता है। समझ आया? किसी भी भाषा का उसके बोली रूप से मानक भाषा का रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? भाषा का मानकीकरण कहलाता है। ठीक है, इसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, इसके पहलू क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो बोली आएगा। बोली से किसका विकास होगा? किसका विकास होगा जी? भाषा का। भाषा के बाद किसका विकास होगा? मानक भाषा का। मानक भाषा का। समझ आ गया? ठीक, तो किसी भी भाषा का उसके बोली रूप से मानक भाषा का रूप प्रदान करना, रूप देना, उसको क्या कहलाता है? भाषा का मानकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा का मानकीकरण, है ना। सबसे पहले बोली आता है, फिर बोली से भाषा, फिर भाषा से मानक भाषा। ठीक, क्या होता है मानक भाषा? किसी भी भाषा का शुद्ध रूप, आदर्श रूप, व्याकरणबद्ध रूप, उसको मानक भाषा कहा जाता है। ठीक है, उसी मानक भाषा का उपयोग पठन एवं लेखन में किया जाता है। उसके बाद हमने देखिए भाषा का मानकीकरण मतलब किसी भी भाषा का उसके बोली रूप से मानक भाषा का रूप प्रदान करना। ठीक है, उसके बोली रूप से उसको मानक भाषा का रूप प्रदान करने क्या कहलाता है? भाषा का मानकीकरण। इसके 3 सोपान कौन कौन से? देखो, पहले बोली है, बोली से किसका निर्माण होगा? भाषा का। भाषा से मानक भाषा। हमको फाइनल कहाँ तक जाना है? इसमें जाना है, मानक भाषा में जाना है। समझ आ गया? तो बोली रूप से क्या उसको बनाना है? मानक भाषा बनाना है। इसी को बोलते हैं भाषा का मानकीकरण। समझ आ गया? आया ऑनलाइन वाले समझ? मानक भाषा क्या होता है? ये मेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ सब। ठीक, लिख लिए इसको, मिटा दूँ? लिखिए, जल्दी लिखिए। लिख रहे हैं ना हरी? और याद भी करते जाइए तुरंत के तुरंत सब। ठीक, ऑनलाइन वाले सब लिख रहे हो ना? प्रॉपर नोट्स बना रहे हो ना ऑनलाइन वाले? ठीक, चलो हो गया। ठीक, हमने देख लिए मानक भाषा क्या होता है, फिर हमने देखिए उसके बाद भाषा का मानकीकरण क्या होता है। देख लिए दोनों चीज़। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग, पहले राजभाषा देखेंगे, राजभाषा क्या होता है, फिर राष्ट्रभाषा क्या होता है, फिर मातृभाषा क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे लिपि के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग को। जो हमारा हिंदी है, हिंदी है, ऑनलाइन वाले भी सुनते हो ना, हमारा हिंदी है कौन सी भाषा है? राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है कि मातृभाषा है? कौन सी भाषा है? मातृभाषा है। कौन सी भाषा है हमारा हिंदी? बताओ, ऑनलाइन वाले सब बताओ जी, क्या कौन सी भाषा है हिंदी? क्या? मातृभाषा। और कोई? मातृभाषा। सबका आंसर गलत है। कहाँ का मातृभाषा होगा? कौन सा भाषा है जी? ठीक, गुड। कौन सा भाषा है? राजभाषा। क्योंकि संविधान में कहा गया है, आर्टिकल 343(1), आर्टिकल 343(1) ये कहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा, है ना। कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया कि हमारा जो हिंदी है राष्ट्रभाषा होगा, मातृभाषा होगा, कहीं भी नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया ना। तो एक भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी कौन सी भाषा है, तो हिंदी कौन सी भाषा है? राजभाषा। इसका प्रूफ कहाँ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। ठीक है, आर्टिकल 343 ये बोलता है कि संघ की भाषा, संघ की भाषा क्या होगी? संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी है, और लिपि क्या होगी? देवनागरी। ठीक है, तो हिंदी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, ना ही मातृभाषा है। ठीक है, क्या भाषा है? राजभाषा, हिंदी। ठीक है, अब हम लोग राजभाषा के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है राजभाषा? राजभाषा, देखो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा। ठीक है, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन के कार्य या उसे काम काज में, जिस भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन के काम काज में किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे राजभाषा कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। ठीक, समझ आया जी? राजभाषा। ठीक, इसको क्या करते हैं? शासन प्रशासन में इसी भाषा का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, इसके बारे में आर्टिकल 343(a)(1) उसमें कहा गया है कि हमारे जो संघ की राजभाषा क्या होगा? हिंदी होगा। संघ की राजभाषा का क्या होगा? हिंदी होगा, और लिपि क्या होगा? देवनागरी। और लिपि क्या होगा?
देवनागरी होगा, देवनागरी होगा। ठीक है, समझ आ गया। राजभाषा किसे बोल देंगे, ऑल इंग्लिश सबको समझ आया। राजभाषा हिंदी ना कि राष्ट्रभाषा है और ना ही मातृभाषा है। ठीक, राजभाषा मतलब जिस भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शासन प्रशासन के कामकाज में किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है ना। हमारा जो संविधान का आर्टिकल 343A क्या बोलता है, संघ की जो राजभाषा है हिंदी होगा और लिपि क्या होगा, देवनागरी होगा। ठीक है, ठीक। अब एक डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। लिखोगे पूरा, 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। ठीक है जी, कब दिया था, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। किसने दिया था, संविधान निर्मात्री सभा ने, संविधान निर्मात्री सभा ने। ठीक है, इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस। इसी कारण लिखो, इसी कारण 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ आ गया, ऑल इंग्लिश समझ आया सबको। ठीक, राजभाषा क्या होता है, जिस भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन के कामकाज में किया जाता है उसको राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, राजभाषा के संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया, क्या कहा गया है, संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगा, देवनागरी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया था, दर्जा प्रदान किया था या स्वीकारा था। ठीक है, तभी से 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, समझ आ गया। ठीक है, तो हमारी हिंदी क्या है, राजभाषा है, ना ही राष्ट्रभाषा है, ना ही मातृभाषा है। समझ आ गया। हमारे संविधान में कोई भी जगह नहीं लिखा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या हिंदी मातृभाषा है, ये लिखा है हिंदी राजभाषा है। ठीक, तो हिंदी क्या है, राजभाषा है। समझ आया सबको। मानक भाषा क्या होता है, समझ आ गया। भाषा का मानकीकरण क्या होता है, समझ आ गया। राजभाषा क्या होता है, समझ आ गया, है ना। मैं पूछूंगा, ठीक है, आप लोग से। ठीक, ऑनलाइन समझ आया सबको, आगे ऑनलाइन सबको समझ। चलो ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा। राजभाषा समझ आ गया, अब देखते हैं राष्ट्रभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा का सबसे प्राथमिक इकाई क्या होता है, गुड। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा मतलब किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनता के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले भाषा को क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनता या अधिकांश लोगों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनता द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा कहा जाता है। समझ आ गया। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो भाषा है उसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, राजभाषा है। समझ आया, राष्ट्रभाषा क्या होता है, राजभाषा क्या होता है। अब देखते हैं मातृभाषा। ठीक, ऑनलाइन वाले सबको समझ आया, ऑनलाइन वाले, ठीक, हो गया। चलो अब पढ़ते हैं फिर मातृभाषा। ठीक, राष्ट्रभाषा समझ आ गया। अब देखते हैं मातृभाषा क्या होता है। मातृभाषा मातृभाषा कौन सी होती है, वे भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं, ठीक है, अपनी माँ से सीखते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोला जाता है। जो मातृभाषा का जो शुरुआत होता है हमारे परिवार से, हमारे समाज से हो जाता है। समझ आ गया ना। मातृभाषा का जो शुभारंभ कहाँ से होता है, कहाँ से सीखना शुरू करते हैं हम लोग, अपने परिवार से, अपने माँ से, अपने समाज से। ठीक है, इसका शुभारंभ कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत परिवार से, समाज से, परिवार से और समाज से। ठीक है,
ठीक है, समझ आ गया। तो ये हो गया मातृभाषा हो गया। ठीक ठीक। विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे सरल भाषा कौन सी है, क्वेश्चन आया हुआ है। विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे सरल भाषा कौन सी है, तो मातृभाषा, क्योंकि इसी भाषा को हम लोग बचपन से सीखे हुए हैं, है ना। तो विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे सरल भाषा कौन सा भाषा होता है, तो मातृभाषा। इसको लिख ले रहा हूँ, विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे सरल भाषा कौन सा होता है, मातृभाषा होता है। ठीक, समझ आ गया। विचार अभिव्यक्ति के लिए सबसे सरल भाषा कौन सा होता है, तो मातृभाषा। ऑनलाइन वाले समझ आ रहा है सबको, समझ आ रहा है सबको ऑनलाइन वाले, ठीक, लिख लिए। ये हो गया मातृभाषा के बारे में। अभी तक क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ लिया, मानक भाषा के बारे में देखें, भाषा का मानकीकरण कैसे होता है उसको देखें, फिर राजभाषा क्या होता है देखें, फिर उसके बाद राष्ट्रभाषा क्या होता है देखें, फिर मातृभाषा क्या होता है देखें। सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं तुरंत। भाषा का मानक भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा का शुद्ध रूप, व्याकरणबद्ध रूप, आदर्श रूप, है ना, इसे क्या बोला जाता है, मानक भाषा बोला जाता है। इसका प्रयोग पठन एवं लेखन में किया जाता है, इसका प्रयोग पठन एवं लेखन में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा का मानकीकरण, तो भाषा को उसके बोली रूप से मानक भाषा का रूप प्रदान करना, भाषा को उसके बोली रूप से मानक भाषा का रूप प्रदान करना क्या कहलाता है, भाषा का मानकीकरण। इसके लिए सबसे पहले क्या है, बोली है, बोली से कहाँ कहा जाता है, भाषा, भाषा से मानक भाषा, ये बताया। उसके बाद देखिए हमने राजभाषा, मतलब किसी भी राष्ट्र की जो राजकाज की जो भाषा होती है ना, उसे क्या बोला जाता है, राष्ट्रभाषा। जो शासन प्रशासन में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है उसे क्या बोला जाता है, राजभाषा। ठीक है, इसके बारे में हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में उल्लेखित, हाँ 343A में, 343A में क्या कहा गया है, जो हमारे राष्ट्र भारत की जो भाषा है, राजभाषा है, वो हिंदी होगा और लिपि क्या होगा, देवनागरी होगा। ठीक है, ये बोला गया है। उसके बाद हमने देखे राष्ट्रभाषा के बारे में देखे। अच्छा, इसके लिए 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को क्या राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। उसके बाद पढ़े हमने राष्ट्रभाषा क्या होता है, तो किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता के द्वारा जो प्रयुक्त भाषाएं होती हैं उसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रभाषा बोला जाता है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता के द्वारा प्रयुक्त भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। उसके बाद मातृभाषा, वे भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है, मातृभाषा बोला जाता है। मातृभाषा का जो शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है, परिवार से होता है, समाज से होता है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ आया, ऑनलाइन वाले सबको समझ आ गया, आ गया सबको समझ में, ऑनलाइन वाले, ठीक ठीक हो गया ना। चलो अब इसके बाद देखते हैं लिपि क्या होता है। लिपि को स्टार्ट करने से पहले बताओ बोली क्या होता है, जल्दी हरिशंकर बताओ बोली क्या होता है। बोली क्या होता है जी, लिपि, हाँ, और व्याकरण नहीं होता, लेकिन लिपि होता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है, सीमित होने के कारण कम लोग होते हैं। गुड गुड। और ये भाषा के अंदर बोली होता है, लेकिन बोली के अंदर भाषा नहीं होती। ठीक, गुड, ठीक है। चलो अब देखते हैं लिपि, है ना। लिपि का अर्थ होता है लिखावट। लिपि का क्या अर्थ होता है, लिखावट। लिपि का अर्थ क्या होता है, लिखावट होता है। ठीक है, लिपि हमेशा, लिपि पहले समझ लो, इसके बाद लिखना। लिपि हमेशा दृश्य रूप में व्यक्त होता है, दृश्य रूप में, दृश्य रूप में व्यक्त, व्यक्त मतलब क्या होता है, प्रदर्शित। लिपि हमेशा दृश्य रूप में व्यक्त होता है, व्यक्त होता है। ठीक है जी, लिपि का अर्थ क्या होता है, लिखावट, और लिपि हमेशा दृश्य रूप में व्यक्त होता है। किसके रूप में, दृश्य के रूप में। ठीक है, ये होता है लिपि। ठीक, समझ आ गया। और जो लिपि का अस्तित्व बहुत लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, इसको भी लिख लो, लिपि का अस्तित्व। अभी जैसे मैं भाषा के साथ इसका जो डिफरेंस करूँगा तो अच्छे से समझ आएगा। लिपि का अस्तित्व बहुत लंबे समय तक बना रहता है जब तक उसको नष्ट ना किया जाए। ठीक है, लिपि का अस्तित्व बहुत लंबे समय तक बना रहता है, कब तक, जब तक उसको नष्ट ना किया जाए। ठीक है, तो लिपि का अस्तित्व, लिपि का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है, लंबे समय तक बना रहता है, समय तक बना रहता है। समझ आ गया लिपि क्या होता है। ठीक है, लिपि का अर्थ होता है लिखावट। लिपि हमेशा दृश्य रूप में व्यक्त होता है, व्यक्त मतलब प्रदर्शित। लिपि क्या होता है, हमेशा दृश्य रूप में प्रदर्शित होता है, और लिपि का जो अस्तित्व है हमेशा लंबे समय तक बना रहता है। कब तक बना रहेगा, जब तक उसे नष्ट ना किया जाए। समझ आ गया। अब देखिए भाषा और लिपि में जब अंतर देखेंगे तो और अच्छे समझ आ जाएगा। ऑनलाइन वाले समझ आ रहा है, भाषा और लिपि को हम लोग जब अंतर देखेंगे उसका तो और अच्छे समझ आ गया लिपि क्या होता है। ठीक, मिटा दो इसको।
आ गया समझ में? लिपि का क्या अर्थ होता है? लिखावट। लिपि हमेशा दृश्य रूप में व्यक्त, जैसे अगर आप कोई चीज़ को लिख रहे हो तो क्या दिखेगा ना, वो देख सकते हो ना आप उसको, तो इसी कारण बोल रहे हैं कि लिपि हमेशा दृश्य रूप में व्यक्त होता है, ठीक है। और लिपि का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है, जब तक उसको नष्ट ना किया जाए, ठीक। अब देखते हैं हम लोग भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है। समझ आ रहा है सबको? इसको बताऊंगा तो अच्छा समझ आ जाएगा। और लिपि, ठीक है, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? भाषा और लिपि में, भाषा और लिपि में इंपॉर्टेंट है ना जी। पहले भाषा और बोली में अंतर देख लिए थे हमने, है ना। अब देखते हैं भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है, ठीक। ऑनलाइन में सब लिख रहे हो, समझ आ रहा है सबको? सर फास्ट हो रहा है, ओके ठीक है विशाखा, थोड़ा स्लो बता रहा हूँ, ठीक। भाषा और लिपि में क्या अंतर है इसको देखते हैं, ठीक। भाषा ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है, ध्वनि के रूप में, पहले भाषा ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है, व्यक्त होता है, पहला चीज व्यक्त होता है, ठीक है। भाषा ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है। मैंने भाषा का जब डेफिनेशन बताया था कि भाषा ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है, बताया था। तो भाषा क्या हो जाएगा? ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है, जो हमारे मुख से उच्चारित होता है उसे क्या बोला जाता है? भाषा बोला जाता है ना। तो भाषा ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है, समझ आ गया। और जो लिपि होता है, लिपि दृश्य के रूप में व्यक्त होता है, लिपि दृश्य रूप में व्यक्त होता है, दृश्य रूप में व्यक्त मतलब प्रदर्शित, दृश्य रूप में व्यक्त होता है, समझ आ गया? आया जी फर्स्ट? भाषा ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है और लिपि दृश्य रूप में व्यक्त होता है। व्यक्त मतलब होता है प्रदर्शित, ठीक है। भाषा क्या होता है? मौखिक होता है, भाषा क्या होता है? मौखिक। और जो लिपि क्या होता है? लिखित होता है। अभी तो पता है लिपि का अर्थ क्या होता है? लिखावट, बताया ना। तो लिपि क्या होता है? लिखित होता है। लिपि क्या होता है? लिखित होता है, समझ आया जी। भाषा ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है, लिपि दृश्य रूप में व्यक्त होता है, भाषा मौखिक होता है और लिपि लिखित होता है, ठीक है। और भाषा का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता बताऊंगा। भाषा का अस्तित्व है, भाषा का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रहता, लंबे समय तक नहीं रहता, लंबे समय तक नहीं रहता, ठीक है। और जो लिपि का अस्तित्व क्या है? लंबे समय तक रहता है। अभी बताया जस्ट लिपि में, लिपि का अस्तित्व लंबे समय तक रहता है, लिपि का अस्तित्व लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है। अभी कैसे देखो, भाषा हम लोग सुनते हैं, जब तक वो हमारे कान में, जब तक हम उसको हम लोग अपने कान से सुनते हैं तब तक वो रहता है उसका अस्तित्व। सुनने के बाद वो उसका अस्तित्व हीन हो जाता है भाषा का। लेकिन लिपि है, लिपि का अस्तित्व रहता ही है, क्योंकि वो लिखा हुआ अवस्था में पाया जाता है। लिपि क्या है? लिखा हुआ अवस्था में रहता है, तो उसका अस्तित्व लंबे समय तक रहता है। भाषा का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक वो हम अपने कान से सुन रहे हैं, कान से सुनने के बाद उसका अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन लिपि का अस्तित्व लंबे समय तक रहता है। कब तक रहेगा? जब तक उसको हम लोग नष्ट नहीं करेंगे। समझ आ गया? समझ आ गया ना? ऑनलाइन वाले समझ आया जी सबको? आ गया सबको ऑनलाइन वाले? ठीक, एक बार और देख लो। भाषा क्या होता है? भाषा ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है और लिपि दृश्य रूप में व्यक्त होता है, ठीक है। भाषा मौखिक होता है, लिपि लिखित होता है। भाषा का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रहता और लिपि का अस्तित्व लंबे समय तक रहता है। कब तक रहता है? जब तक उसको नष्ट ना किया जाए, है ना। जब तक उसको नष्ट नहीं किया जाता तब तक लिपि का अस्तित्व रहता ही है, ठीक है। भाषा हमारे कान में अगर हम उसको सुन लेते हैं उसके बाद वो अस्तित्वहीन हो जाता है भाषा। लेकिन लिपि है वो, उसका अस्तित्व बहुत लंबे समय तक रहता है, क्योंकि उसका एक लिखित एविडेंस हमारे पास रहता है ना। अब आप लोग बताओ, जो सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी में क्या है? सीता वगैरह की गुफा है ना। वहाँ अशोककालीन जो क्या मिले हमको, साक्ष्य मिले, अभिलेख मिले, वो कौन सी भाषा है और कौन सी लिपि है? ऑनलाइन ले सब बताओ जी, कौन सी भाषा है और कौन सी लिपि है जो अशोक के जो साक्ष्य मिले हैं? बताइए जल्दी। ब्राह्मी क्या है? गोपी किशन ब्राह्मी क्या है? हाँ, ब्राह्मी लिपि। और भाषा कौन सा है? भाषा कौन सा है जल्दी बताइए। गुड, प्राकृत नहीं है, पाली भाषा है ना। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अशोक के जो साक्ष्य मिले वो कौन से है? पाली भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। समझ आ गया? लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है? समझ आ गया सबको? ठीक। और हमारी भारत की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है ना। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया? फिर से एक बार हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या चीज़ पढ़े हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे होगा, कैसे शुभारंभ हो हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। समझ आ गया? मिटा दूँ? चलो लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी। ऑनलाइन में सब लिख रहे हो ना? लिखो ये, जल्दी लिखो इसको। भाषा ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है, लिपि दृश्य रूप में व्यक्त होता है।
भाषा मौखिक होता है, लिपि लिखित होता है, और भाषा का अस्तित्व तो लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन लिपि का अस्तित्व तो लंबे समय तक रहता है। समझ आ गया? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ ली है, क्या क्या पढ़े? हो गया, लिख लिए? जल्दी लिखो, जल्दी। ऑल इन ऑल सबको समझ आ रहा है ना? सबको समझ आ रहा है? ठीक, हो गया, लिख लिए? ठीक है, तो क्या क्या चीज़ पढ़े स्टार्टिंग से फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन ही मस्ट है, बहुत जरूरी है रिवीजन। जितना ज़्यादा आप जैसे भी नए टॉपिक को पढ़ते हो ना, उसके पीछे पहले आप लोग क्या किया करो, पहले पुराने जो पढ़े हो ना उसको रिवाइज किया करो, तब क्या होगा, अच्छे से याद होगा। फिर से जितना चीज़ हमने पढ़े हैं फिर से एक बार क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या देखिए आज हमने, मानक भाषा के बारे में देखें। तो भाषा का शुद्ध रूप, व्याकरणबद्ध रूप या आदर्श रूप, उसी को क्या कहा जाता है, मानक भाषा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, मानक भाषा। इसी का प्रयोग पठन में, लेखन में किया जाता है। इसी भाषा का प्रयोग पठन में और लेखन में किया जाता है। उसके बाद हमने देखिए भाषा का मानकीकरण क्या होता है। भाषा का मानकीकरण मतलब भाषा को उसके बोली रूप से मानक भाषा का रूप प्रदान करना, उसे क्या बोलते हैं, भाषा का मानकीकरण। इसके 3 सोपान हुए, पहले बोली, बोली के बाद उससे भाषा का विकास होगा, भाषा से फिर मानक भाषा का विकास होता है। ठीक है, ये हो गया भाषा का मानकीकरण। उसके बाद हमने देखे राजभाषा के बारे में देखे। राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, जिस भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन के कामकाज को करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 343A में है ना, उसमें कहा गया कि भारत की जो राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, और राजभाषा को दर्जा प्रदान करने के लिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए 14 सितंबर 1949 को क्या उसी दिन क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान हुआ था, दर्जा मिला था, है ना। इसी कारण लोग 14 सितंबर को क्या करते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने राष्ट्रभाषा के बारे में देखे। राष्ट्रभाषा मतलब किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनता के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है, उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा। ध्यान रखना हमेशा हिंदी हमारी राजभाषा है, ना ही राष्ट्रभाषा है, ना ही मातृभाषा है, क्योंकि राजभाषा से संबंधित उल्लेख हमारे संविधान में है, हमारे पास उसका प्रूफ है, एविडेंस है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने मातृभाषा, वे भाषा जो हम अपने माँ के मुँह से सीखते हैं, है ना, जिसका विकास कहाँ से होता है, परिवार से होता है, समाज से होता है। फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन बताया था आप लोग को कि भाषा, हाँ, विचारक व्यक्ति के लिए कौन सा भाषा सबसे सरल होता है, तो कौन सा भाषा सबसे सरल होता है, मातृभाषा सबसे सरल होता है ना। उसके बाद हमने देखी लिपि के बारे में। लिपि क्या होता है, लिपि का अर्थ होता है लिखावट या लिखना, है ना, लिपि का अर्थ होता है लिखावट या लिखना। लिपि दृश्य रूप में व्यक्त होता है और लिपि का अस्तित्व लंबे समय तक रहता है। कब तक रहता है, जब तक उसको नष्ट न किया जाए। उसके बाद हमने देखे भाषा और लिपि में अंतर देखे, भाषा और लिपि में अंतर देखे। भाषा क्या है, ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है। ध्वनि के रूप में कैसे व्यक्त होता है, मैंने आप लोग को परिभाषा बताया था भाषा का, कि भाषा ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है। भाषा ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है ना। तो भाषा ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है और लिपि दृश्य रूप में व्यक्त होता है। अगर हम लोग कोई चीज़ को लिखेंगे तो उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको देख सकते हैं, है ना। तो भाषा दृश्य रूप में व्यक्त होता है। उसके बाद भाषा क्या होता है, मौखिक होता है, और लिपि क्या होता है, लिखित होता है। ठीक है, भाषा का अस्तित्व तो लंबे समय तक नहीं रहता है और जो लिपि का अस्तित्व होता है वो लंबे समय तक रहता है। कैसे लंबे समय तक नहीं रहता भाषा का अस्तित्व, क्योंकि जब हम लोग भाषा को सुनते, कान में सुनते हैं, उसी टाइम तक वो उसका अस्तित्व रहता है, सुनने के बाद वो अस्तित्वहीन हो जाता है। लेकिन लिपि है, इसका अस्तित्व लंबे समय तक रहता है, क्योंकि उसका एक लिखा हुआ साक्ष्य हमारे पास रहता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक सबको, ऑनलाइन में सबको समझ आ गया, सबको आ गया ना, सबको ऑनलाइन में समझ। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग हिंदी भाषा का विकास। क्या देखते हैं, हिंदी भाषा का विकास। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब हम लोग भाषा को हिंदी से जोड़ते हैं। अभी तक हमने भाषा के बारे में पढ़े थे, अभी तक हम भाषा के बारे में पढ़े थे, भाषा क्या होता है, मानक भाषा क्या होता है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, भाषा को जानने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है। ठीक है, भाषा की विशेषताएं क्या होती है, बोली क्या होता है, भाषा बोली में अंतर क्या होता है, मानक भाषा क्या होता है, भाषा का मानकीकरण क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़े थे। राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़े। अब हम लोग उस भाषा को हिंदी से जोड़ेंगे। ठीक है, हम उस भाषा को कहाँ से जोड़ेंगे, हिंदी से। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी। ठीक है, मतलब हिंदी का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हिंदी शब्द है वो कैसे आया, है ना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द कैसे आया।
हिंदी शब्द कैसे आया, हिंदी शब्द कैसे आया, इसके ऊपर पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भाषा का विकास कैसे हुआ। ठीक है, हिंदी शब्द सबसे पहले कैसा है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत के उत्तर और पश्चिम, हमारे भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण नदी बहती है जिसे क्या नाम है, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी जी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी को जो ईरानी लोग हैं क्या बोलते थे, सिंधु नदी को क्या बोलते थे, सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। ठीक है, ईरानी लोग इस सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदू नदी बोलते थे, हिंदू नदी। ठीक है, हमारे भारत के उत्तर और पश्चिमी सीमा में एक महत्वपूर्ण नदी बहती, कौन सा है, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी को ईरानी लोग क्या बोलते थे, हिंदू नदी, है ना। फिर बाद में हिंदू से हिंद हो गया, बाद में क्या हुआ, हिंदू से हिंद हो गया। ठीक है, पहले सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदू नदी, फिर बाद में क्या हो, हिंद हो गया। ठीक है, अब इस हिंद जो शब्द है, इस हिंद शब्द में फारसी का एक प्रत्यय लगा, फारसी भाषा का एक प्रत्यय, फारसी भाषा का प्रत्यय किस शब्द के पहले लगता है कि बाद में लगता है, प्रत्यय ऑनलाइन वाले बताओ, फारसी भाषा शब्द के पहले लगता है कि प्रत्यय शब्द के पहले लगता है कि बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में, उपसर्ग कब लगता है, शब्द के पहले लगता है ना। तो ये जो हिंद शब्द में फारसी भाषा का प्रत्यय लगा, क्या प्रत्यय, क्या लगा, ई लगा। ठीक है, तो हिंद हुआ था, तो हिंद प्लस ई जोड़ोगे क्या हो जाएगा, हिंदी। तो इस तरह से हिंदी शब्द का विकास हुआ, समझ आ गया कैसे हुआ। सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंदू नदी, ईरानी लोग हिंदू नदी बोलते थे, हिंदू नदी से हिंद हुआ, हिंद के बाद इसमें फारसी भाषा का जो प्रत्यय ई लगा तब क्या हो गया, ये हिंदी हो गया। समझ आ गया सबको। मतलब एक प्रकार से देखो तो पहले क्या हुआ, सिंधु से क्या हुआ, हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदी, है ना। तो ऐसे हिंदी शब्द का विकास हुआ है। समझ आया सबको, आगे ऑनलाइन वाले समझ सबको आया, ठीक। तो ये हुआ हिंदी शब्द के बारे में। अब हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। अच्छा, यहाँ एक जियोग्राफी का एक वो आया है टॉपिक, मतलब नदी का टॉपिक आया, सिंधु नदी मतलब नदी है ना। अब आप लोग बताओ सिंधु नदी का लेंथ कितना है, जल्दी बताओ, ऑनलाइन वाले बताओ जी जल्दी, सिंधु नदी का लेंथ कितना है, सिंधु नदी का लेंथ कितना है भारत में, जल्दी बताओ, जियोग्राफी भी तो पढ़ना है ना। सिंधु नदी का लेंथ कितना है, पढ़े हो, सिंधु नदी का लेंथ कितना है, 2880 किलोमीटर। कहाँ, भारत में। सिंधु नदी का लेंथ कितना है, 2880 किलोमीटर, याद करो इसको, 2880 किलोमीटर। अब जैसे नदी बताओ तो एक दो और नदी का जो लेंथ है उसको याद कर लो। ब्रह्मपुत्र नदी उसका लेंथ है 2900 किलोमीटर। किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का, कितना, 2900 किलोमीटर। ठीक है, समझ आया। गंगा का बताओ जल्दी, गंगा का बताओ तो ऑनलाइन वाले, गंगा का लेंथ कितना है, गंगा की लंबाई कितना है, गंगा की लंबाई कितना है, 25 किलोमीटर। जियोग्राफी नहीं पढ़े हो क्या आप लोग, पढ़ो भी जी, अपने से भी पढ़ो कुछ। ठीक है, सिंधु नदी क्या है, उसका लेंथ कितना है, 2880 किलोमीटर हो गया, ब्रह्मपुत्र का 2900 और गंगा का 25 किलोमीटर। ठीक है, गंगा कितना है, 25 किलोमीटर। ठीक है, गंगा के बाद सतलज का है 1500 किलोमीटर। सतलज से कितना है, 1500 किलोमीटर, है ना। सतलज के बाद आप लोग लिख लो गोदावरी का है 1465 किलोमीटर। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, पता है ना। गोदावरी का कितना है, 1465 किलोमीटर, ठीक है ना। और एक यमुना का लिख लो, यमुना का 1385 किलोमीटर, 1385 किलोमीटर। इतना ये सब चीज़ याद रखो। ये एक्चुअली सिंधु नदी का नाम आया ना, सिंधु नदी का नाम है, जिसको हम लोग देख लिए पूरा। सिंधु नदी का लेंथ कितना है, 2880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र का 2900 किलोमीटर हो गया, गंगा का 25 किलोमीटर हो गया, सतलज का 1500 हो गया, गोदावरी का 1465 और यमुना का 1385 किलोमीटर। ठीक है, इस गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत। इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ, हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ। अब हम लोग चलेंगे हिंदी भाषा का विकास में चलेंगे, समझ आया। ठीक है, तो हमारे भारत के उत्तर और पश्चिम सीमा में एक नदी प्रवाहित होता है जिसका क्या नाम है, सिंधु। उस सिंधु को जो ईरानी लोग हैं क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे, है ना। फिर उसमें फारसी का ही प्रत्यय लगा, क्या बन गया, फिर हिंदी बना। ठीक है, सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से हिंद हुआ, हिंद में फिर फारसी का प्रत्यय ई लगा, जिससे क्या बना, वो हिंदी बन गया। ठीक है, इस प्रकार हिंदी शब्द का क्या हुआ है, विकास हुआ। फिर हमने कुछ जो नदी का टॉपिक आया था, नदी का विषय आया था, तो नदी की जो लंबाई है उसके बारे में हमने चर्चा की है। देखिए कितना लंबाई है, समझ आ गया। मिटा दो सबको, ऑनलाइन में लिख रहे हो ना सब, मिटा दो सबको, लिख लिए। चलो
ये सब ना पूरा आप लोग को कल याद हो जाना चाहिए, सब जितना पढ़े। हिंदी शब्द का विकास कैसे हुआ देख लिया। हिंदी भाषा का विकास देखते हैं हम लोग, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी, वो पहले हिंदी शब्द था, हिंदी शब्द कैसे आया था, अब देखते हैं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के 3 दृष्टिकोण हैं। हिंदी भाषा के विकास के 3 दृष्टिकोण हैं। कौन कौन सा? पहला है अपना ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, पहला ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है, याद करते जाओ तुरंत की तुरंत, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। दूसरा हो जाएगा भौगोलिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण, ठीक है जी, भौगोलिक दृष्टिकोण। और थर्ड हो जाएगा राजनीतिक दृष्टिकोण या संवैधानिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़े हम लोग, कैसे मतलब हिंदी भाषा हमारे सामने में आया उसके बारे में पढ़े। इसके 3 महत्वपूर्ण क्या है दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण, ठीक है। कौन कौन सा? ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में, ठीक है, ठीक। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा हिंदी का जो इतिहास क्या रहा है, हिंदी का इतिहास क्या रहा है, कैसे वो अस्तित्व में आया, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में क्या पढ़ेंगे, हिंदी के इतिहास के बारे में, हिंदी का इतिहास क्या रहा है, ठीक है, हिंदी का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण में, ठीक है। आप सबको पता है हमारी जगत जननी भाषा या मूल भाषा कौन सा है, बताओ जी ऑनलाइन वाले, हमारी जगत जननी भाषा या मूल भाषा कौन सी है, ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, रिप्लाई करो फटाक से, कौन सी है, संस्कृत है, ठीक है। जगत जननी भाषा कौन सी है जी, संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत, इसी को बोलते हैं मूल भाषा बोलते हैं, क्या, मूल भाषा, ठीक है। हमारी जगत जननी भाषा या हमारी मूल भाषा कौन है, संस्कृत है। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है, ठीक है। उस समय संस्कृत 2 रूपों में था, संस्कृत भाषा का प्रयोग 2 तरह का होता था, एक था वैदिक संस्कृत, क्या, वैदिक संस्कृत, एक था वैदिक संस्कृत और एक था लौकिक संस्कृत, क्या, लौकिक संस्कृत, समझ आ रहा है, ठीक है। हमारे जो जगत जननी भाषा है मूल भाषा कौन सा है, संस्कृत। संस्कृत का प्रयोग 2 तरीके से होता था, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ठीक है जी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाले सबको, नीचे दिखाई दे रहा है ना सबको, ऑनलाइन वाले दिखाई दे रहा है, ठीक, ठीक है। तो 2 भाषा थी संस्कृत, कौन सा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है। इसी वैदिक संस्कृत से वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई और पुराणों की रचना हुई। किसकी रचना हुई, वेदों की रचना, उपनिषद की रचना और पुराणों की रचना हुई। कौन से संस्कृत से हो रहा है, वैदिक संस्कृत से हो रहा है। अब मैं आप लोग को इतिहास के मतलब ये इतिहास के सब्जेक्ट में आप ले जाऊंगा, है ना। आप लोग पढ़ चुके हो, वेद के बारे में पढ़े हो आप लोग, तो बताओ कितने वेद है, जल्दी बताओ। 4 वेद। हाँ बताओ कौन कौन सा वेद है। हाँ, ऋग वैदिक काल का ड्यूरेशन कब से कब तक था, ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ जी, ऋग वैदिक काल का ड्यूरेशन बताइए, ऋग वैदिक काल का, ऋग वैदिक काल का ड्यूरेशन बताओ जल्दी ऑनलाइन वाले। ठीक है, 1500 से 600 वो तो पूरा वैदिक काल का था, 1500 से 1000 वो ऋग वैदिक काल हुआ। उस ऋग वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की रचना हुआ था, है ना। उसके बाद 1000 से 600 जो ईसा पूर्व है उसमें क्या था, उत्तर वैदिक काल था। जो 3 जो वेद बचे थे, कौन कौन सा, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तीनों की रचना कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, तो जो वेदों की रचना कौन से संस्कृत से हुआ है, तो वैदिक संस्कृत से हुआ है। अब उपनिषद, उपनिषद की संख्या कितनी है बताओ, जल्दी बताओ। उपनिषद की संख्या ऑनलाइन वाले कितनी है, उपनिषद की संख्या, उपनिषदों की संख्या कितनी है जी, जल्दी बताओ। हाँ गुड, कितना है, 108 है। टोटल कितना है उपनिषद की संख्या, 108, जिसमें से कितने को मान्यता प्राप्त है, 13 को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है, 108, जिसमें से 13 को मान्यता प्राप्त है। उसके बाद देखते हैं पुराण, पुराणों की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 पुराण है ना। अब CGPSC में तो क्वेश्चन आ चुका है, मैं पूछ रहा हूँ, जो सत्यमेव जयते, जो देव वाक्य है, कौन से उपनिषद से लिया गया है, जल्दी बताओ जी ऑनलाइन वाले। जो सत्यमेव जयते है कौन से उपनिषद से लिया गया है उस वाक्य को, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ठीक है। और तस्मो माँ ज्योतिर्गमय, तस्मो माँ ज्योतिर्गमय मतलब उसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, ऑनलाइन वाले बताओ। तो तस्मो माँ ज्योतिर्गमय जो कथन है वो कौन से उपनिषद से लिखा गया, दोनों क्वेश्चन CGPSC में आ चुका है। ठीक है, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से, है ना। और तस्मो माँ ज्योतिर्गमय उसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद। क्या बोलते हैं, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद।
ठीक है। तो ये जितने चीज़ हम लोग देख रहे हैं, वेदों की रचना, उपनिषद की रचना, पुराणों की रचना, कौन से संस्कृत से हुआ है? वैदिक संस्कृत से हुआ है। कौन से संस्कृत से? वैदिक संस्कृत से। समझ आ गया? ठीक। अब लौकिक संस्कृत देखते हैं। लौकिक संस्कृत जो हमारे धर्म महाग्रंथ हो गए, कौन कौन सा? महाभारत हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इसकी रचना कौन से संस्कृत से हुआ है? तो लौकिक संस्कृत से हुआ है। इसकी रचना किससे हुआ है? तो लौकिक संस्कृत से। अब बताओ जल्दी, रामायण के रचयिता कौन है? ऑनलाइन वाले रामायण के रचयिता कौन है? इसको तो सब बता देंगे। ठीक। और बताइए सब महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास हो गया, है ना। तो इसकी रचना किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से हुआ है। अब ये लौकिक मतलब क्या हो सकता है ना। अब देखते हैं लौकिक, लौकिक का अर्थ क्या होगा? लौकिक या लौकिक भाषा पहले क्या होता है देख लेते हैं। लौकिक भाषा, ठीक है, ऐसा भाषा जिसका सामान्य बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है लौकिक भाषा। ठीक है। ये क्या होता है, जो वैदिक संस्कृत बोल रहे हैं ना, और ये लौकिक संस्कृत बोल रहे हैं, तो वैदिक संस्कृत से क्या होगा? लौकिक संस्कृत सरल होगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या कर रहे हैं? सामान्य बोलचाल में इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। लौकिक भाषा मतलब ऐसा भाषा जिसका सामान्य बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लौकिक भाषा बोलते हैं। ठीक है। लौकिक मतलब लोगों के द्वारा जो भाषा प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? लौकिक भाषा। ठीक है, हरिशंकर आ रहा है ना, उसको लौकिक भाषा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी भाषा में परिवर्तन होगा तो उसके लौकिक रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, भाषा में जब परिवर्तन होता है उसके लौकिक रूप में परिवर्तन होता है। इसके जो वैदिक में, जैसे मैं बताया कि वैदिक संस्कृत, इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कठिन था। जो चीज़ सरल लगता है उसी में क्या करते हैं लोग बोलने लगते हैं, ना। तो जब भी भाषा में परिवर्तन होता है तो कौन से भाषा में होता है? उसके लौकिक भाषा में परिवर्तन होता है। समझ आया सबको? जब भी भाषा में परिवर्तन होगा तो उसके लौकिक भाषा में परिवर्तन होता है। आ गया सबको समझ? यहाँ तक आ गया? ऑनलाइन वाले सबको समझ आया? ऑनलाइन वाले सबको समझ आया जी? ठीक। तो भाषा में परिवर्तन कौन से भाषा में होता है? लौकिक भाषा में होता है। ठीक हो गया। अब देखो, ये जो लौकिक भाषा हुआ, इसी लौकिक भाषा से किसका विकास हुआ था? पाली भाषा का विकास हुआ था। ठीक है। सबसे पहले क्या आया था? मिटा दो इसको नीचे। सबसे पहले क्या आया था? संस्कृत था। ठीक है, संस्कृत भाषा आया। संस्कृत के फिर लौकिक रूप से लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत से किसका निर्माण हुआ? पाली भाषा का। किसका? पाली भाषा का। ठीक है। तो अब बताओ, पाली भाषा का कौन सा धर्म है जिन्होंने पाली भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? प्रमुखता इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, जल्दी बताओ जी, ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ कौन सा? बौद्ध धर्म है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ है कौन कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सब कौन से भाषा में लिखा गया है? तो सब पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सब कौन से भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। अब ये बताओ, सुत्त पिटक से क्या चीज़ के बारे में हमको जानकारी मिलता है? सुत्त पिटक से किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है? विनय पिटक से किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है? अभिधम्म पिटक से किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है? इतिहास में सब आप पढ़ चुके हो, पढ़ लिए हो ना? ऑनलाइन वाले सब पढ़े हो इतिहास में सब? हाँ। सुत्त पिटक में क्या किसके बारे में जानकारी मिलता है? बुद्ध के उपदेश के बारे में जानकारी मिलता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश के बारे में जानकारी मिलता है। विनय पिटक में संघ के नियम के बारे में जानकारी मिलता है। किसमें? विनय पिटक में। उसके बाद अभिधम्म पिटक में बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे उसके बारे में जानकारी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया? तो पाली भाषा का संरक्षण कौन से धर्म ने पाली भाषा को संरक्षण दिया था? तो बौद्ध धर्म ने दिया था। ठीक है। सबसे पहले आया संस्कृत। संस्कृत के कौन सा? लौकिक संस्कृत। उसके बाद संस्कृत से लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत से किस भाषा का विकास हुआ? पाली भाषा का विकास हुआ। ठीक है। लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ। समझ आया? फिर पाली भाषा के बाद किस भाषा का विकास हुआ? प्राकृत भाषा का। किसका? प्राकृत भाषा का। पाली भाषा के बाद किसका विकास हो रहा है? प्राकृत भाषा का। अब बताओ, किस धर्म ने प्राकृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ जी, किस धर्म ने? गोडिया, जैन धर्म, है ना? किसने? जैन धर्म ने। ठीक है। जैन धर्म में उसके प्रमुख ग्रंथों को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन वाले बताइए जल्दी। हाँ, रिचर्ड शर्मा जैन धर्म में। ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख जो ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। इसको याद रखना। ठीक है। मतलब प्राकृत भाषा को संरक्षण कौन से धर्म ने प्रदान किया था? जैन धर्म ने प्रदान किया था। ठीक है, समझ आया जी? संस्कृत से किसका निर्माण हुआ? संस्कृत के लौकिक संस्कृत से किसका निर्माण हुआ? पाली भाषा। पाली भाषा से फिर प्राकृत भाषा। ठीक है। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश। अब ये अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? पाली भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अब इस अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का अर्थ होता है शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप। क्या होता है? शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप।
शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप। प्राकृत भाषा के बाद शब्द है वो अपना अस्तित्व मतलब बिगड़ना शुरू हो गया था एक प्रकार से, ठीक है। प्राकृत भाषा के बाद क्या हुआ था, शब्द का बिगड़ना शुरू होता है। जैसे कैसे बिगड़ना, मतलब जैसे किसी का, जैसे मेरा नाम गजेंद्र है मेरा नाम, कई लोग मुझे क्या बोलते हैं, गजेंद्र बोलते हैं। यहाँ द्र है, मेरा नाम क्या है, द्र गजेंद्र है, लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं, मुझे गजेंद्र बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है एक प्रकार से, वो क्या हो रहा है एक प्रकार से, वो शब्द बिगड़ रहा है ना, बिगड़ रहा है, उसी को बोलते हैं अप्रभंश भाषा। मतलब शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप, इसी क्या बोला जाता है, अप्रभंश भाषा। प्राकृत भाषा के पास किसका विकास हुआ, अप्रभंश हुआ। जैसे कोई और नाम ले लो, आप रामेश्वर ले लो, रामेश्वर कई लोग गाँव में क्या बोल देंगे, रामेश्वर बोल देंगे, रामेश्वर नाम तो उसका रामेश्वर है, तो उसको क्या बोल देंगे, रामेश्वर बोल देंगे, रामेश्वर। तो क्या हो रहा है, शब्दों का बिगड़ना शुरू हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं अप्रभंश। समझ आ गया। तो संस्कृत के लौकिक संस्कृत से किसका विकास हुआ, पाली भाषा का, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का, प्राकृत भाषा के बाद अप्रभंश भाषा का। अप्रभंश मतलब शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है। उसके बाद अप्रभंश का एक प्रकार होता है सौरसेनी अप्रभंश। क्या, सौरसेनी अप्रभंश, ठीक है। अप्रभंश का एक प्रकार होता है सौरसेनी अप्रभंश। सौरसेनी अप्रभंश के बाद हुआ विकास हिंदी का, ठीक है। अप्रभंश के बाद किसका विकास हुआ, सौरसेनी अप्रभंश का। सौरसेनी अप्रभंश के बाद किसका विकास हुआ, फाइनल हिंदी का। समझ आया कैसे इसका विकास क्रम हुआ। ऑनलाइन वाले सबको समझ आ गया सबको समझ में। ऑनलाइन वाले रिप्लाई कीजिए जल्दी, आ गया तो ठीक। सबसे पहले जगत जननी भाषा कौन सी है हमारी, संस्कृत भाषा। उस संस्कृत भाषा के लौकिक संस्कृत से कौन सा भाषा का विकास हुआ, पाली भाषा से। पाली भाषा से फिर प्राकृत भाषा का, प्राकृत भाषा से अप्रभंश भाषा का, अप्रभंश से सौरसेनी अप्रभंश, उसके बाद हमारा हिंदी है, ठीक है। समझ आ गया, ठीक। तो हिंदी विकास मतलब हिंदी भाषा का विकास कौन से भाषा से हुआ है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और उसमें ये दिया है सौरसेनी अप्रभंश दिया है, ए, बी दिया है अप्रभंश दिया है, सी दिया है प्राकृत भाषा दिया है और डी संस्कृत भाषा दिया है, तो कौन सा आ जाएगा, सौरसेनी अप्रभंश। अगर सौरसेनी अप्रभंश नहीं दिया रहेगा तो अप्रभंश लेंगे, अगर अप्रभंश नहीं दिया रहेगा तो उसके सामने वाला, ठीक है, क्योंकि उसी से क्या बन रहा है, वो बन रहा है, भाषा मॉडिफाई हो रहा है। समझ आ गया, ठीक। तो ये हुआ भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, मतलब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ऑनलाइन वाले सबको समझ आ गया, सबको समझ आया, ऑनलाइन वाले आ गया सबको समझ में, ठीक आया ना। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक बार स्टार्टिंग से फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़े, समझ आ गया। सबसे पहले क्या पढ़े हमने, मानक भाषा के बारे में पढ़े, भाषा का शुद्ध रूप है ना, व्याकरण मध्य रूप और आदर्श रूप, इसी को क्या कहा जाता है, मानक भाषा कहा जाता है। इसी मानक भाषा का प्रयोग पठन एवं लेखन में किया जाता है। फिर हमने देखिए भाषा का मानकीकरण, क्या होता है भाषा का मानकीकरण, तो भाषा को उसके बोली रूप से मानक भाषा का रूप प्रदान करना, भाषा को उसके बोली रूप से मानक भाषा का रूप प्रदान करना, उसी को बोलते हैं लोग भाषा का मानकीकरण। उसके बाद हमने देखिए राजभाषा के बारे में देखे कि राजभाषा क्या होता है, तो राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। राजभाषा क्या अर्थ होता है, राजकाज की भाषा, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग शासन प्रशासन को चलाने में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, राजभाषा, है ना। इस राजभाषा को कब दर्जा मिला था, 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा ने इसको राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इस राजभाषा संबंधी प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, 343 में। क्या कहा गया है उस आर्टिकल में कि, ठीक है, भारत की जो राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। हिंदी क्या है, राजभाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है, ना ही वो मातृभाषा है। फिर उसके बाद देखिए हमने राष्ट्रभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा मतलब किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनता के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। देखिए उसके बाद हमने देखिए मातृभाषा, देखिए मातृभाषा का विकास कहाँ से होता है, अपने परिवार से होता है, समाज से होता है। जिस भाषा को हम अपने माँ से सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं, मातृभाषा। यही मातृभाषा है, वो विचारक व्यक्ति का सबसे सरल भाषा होता है, ठीक है, क्योंकि ये हम बचपन से इसी भाषा को सीखते आते हैं, है ना। ये देखें, उसके बाद क्या देखें हमने, लिपि के बारे में देखे। लिपि क्या होता है, लिपि का अर्थ होता है लिखावट या लिखना। लिपि का अर्थ क्या होता है, लिखावट या लिखना, ठीक है। लिपि दृश्य रूप में व्यक्त होता है, लिपि दृश्य रूप में व्यक्त होता है, और लिपि का अस्तित्व तो लंबे समय तक रहता है। कब तक रहेगा, जब तक उसको नष्ट न किया जाए, है ना। उसके बाद हमने देखे भाषा और लिपि में अंतर देखे, हमने भाषा और लिपि में अंतर देखे। भाषा क्या होता है, भाषा एक ध्वनि रूप में व्यक्त होता है। भाषा किस रूप में व्यक्त होता है, ध्वनि के रूप में व्यक्त होता है। मैंने डेफिनेशन बताया था आप लोग, क्योंकि भाषा क्या होता है, ध्वनि का समूह होता है जो हमारे मुख से उच्चारित होता है। तो भाषा ध्वनि रूप में व्यक्त होता है और लिपि दृश्य रूप में व्यक्त होता है। भाषा मौखिक होता है और ध्वनि क्या होता है, लिखित होता है, ठीक है। भाषा का अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रहता और लिपि का अस्तित्व लंबे समय तक रहता है। भारत की कौन सी लिपि है, देवनागरी।
समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद हमने शुरू किए थे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, है ना। उसमें सबसे पहले देखिए हिंदी शब्द कैसे आया, कहाँ से आया। तो हमारे भारत की उत्तर और पश्चिम सीमा में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है, क्या नाम है उसका, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी ना। उस सिंधु नदी को जो ईरानी लोग क्या बोलते थे, हाँ, है ना, इस सिंधु नदी क्या बोलते थे, हिंदू नदी बोलते थे, क्या बोलते थे, हिंदू नदी। फिर इस हिंदू से क्या हुआ, हिंद शब्द आया, फिर इस हिंद शब्द में फारसी का ई प्रत्यय लगा, तब क्या किसका निर्माण हुआ, हिंदी का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो नदी की लंबाई, जैसे सिंधु नदी आ गया था तो उसकी लंबाई देखिए कितना था, सिंधु नदी की लंबाई 2880, है ना। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई 29, गंगा नदी का 25 किलोमीटर, उसके बाद सतलज नदी का 1500 किलोमीटर, उसके बाद गोदावरी का 1465, उसके बाद यमुना का 1385 किलोमीटर, ये देख लिए थे, है ना। उसके बाद हम गए थे हिंदी भाषा के विकास में। हिंदी भाषा के विकास के 3 दृष्टिकोण है, कौन कौन सा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण मतलब इसमें देखिए कि हिंदी का इतिहास क्या रहा है ना, कैसे हिंदी का विकास हो, उसको देखिए हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण में। देखिए कि सबसे पहले जो हमारी मातृभाषा कौन सा है, संस्कृत है, इसी को क्या कहा जाता है, मातृभाषा बोलते हैं। सबसे हमारी जगत जननी भाषा कौन सा है, संस्कृत, इसी क्या कहा जाता है, मूल भाषा कहा जाता है ना। तो इस संस्कृत के फिर 2 रूप है, कौन कौन से हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसी वैदिक संस्कृत से किसका रचना हुआ था, वेदों का, उपनिषदों का और पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का और पुराणों का। फिर हमने देखे वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वैदिक काल का ड्यूरेशन कब से कब तक था, ये सब चीज़ देख लिए थे, है ना। उसके बाद देखिए हमने उपनिषद के बारे में, उपनिषद जो उपनिषद है उसकी संख्या कितनी है, 108 है, जिसमें से 13 को मान्यता मिला गया है, मान्यता प्रदान है, ठीक है। उसमें देखिए फिर जो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है ना। बृहदारण्यक उपनिषद से तस्मोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात उसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, ये देखिए। उसके बाद पुराण देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है जी, 18 पुराण, ठीक है। उसके बाद देखिए लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में क्या क्या लिखा गया है, मेन हमारे धर्म ग्रंथ, महाभारत हो गया और रामायण हो गया, ठीक है। महाभारत की रचना किसने किया है, वेद व्यास, और रामायण की रचना वाल्मीकि ने। फिर देखिए कि ये लौकिक भाषा क्या होता है, जो सामान्य जो बोलचाल की भाषा होती है ना, उसी को क्या बोला जाता है, लौकिक भाषा बोला जाता है। मतलब ये जो मेन भाषा होता है उससे क्या होता है, वो सरल रहता है, और हमेशा भाषा में जो परिवर्तन होता है उसके लौकिक भाषा में, लौकिक रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो संस्कृत के लौकिक रूप से परिवर्तन, संस्कृत के लौकिक संस्कृत में परिवर्तन हुआ, किस रूप में परिवर्तन हुआ, पाली भाषा में। इस पाली भाषा को किस धर्म ने संरक्षण दिया था, बौद्ध धर्म ने। फिर हमने देखे बौद्ध धर्म के प्रमुख जो वो लिखे गए थे, ग्रंथ लिखे गए थे, वो पाली भाषा में लिखे गए थे। कौन कौन सा, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, विनय पिटक में संघ के नियम, और अभिधम पिटक में क्या है, दार्शनिक जो विचार है, बुद्ध के जो दार्शनिक विचार है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद पाली भाषा के बाद देखिए प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा को किस वजह से संरक्षण दिया था, किस धर्म ने, जैन धर्म ने, ठीक है। जैन धर्म के अधिकांश जो ग्रंथ लिखे गए थे कौन से भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, मैंने बताया। फिर जैन धर्म के जो वो लिखते ग्रंथ क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है ना, जैन धर्म में ग्रंथ क्या कहा जाता है, प्रमुख ग्रंथों को आगम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश का अर्थ होता है शब्दों का बिगड़ना, है ना। प्राकृत भाषा के बाद शब्द है वो बिगड़ना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद अपभ्रंश का एक प्रकार होता है सौर से नहीं अपभ्रंश, फिर सौर से नहीं अपभ्रंश के बाद फाइनली किसका विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ। समझ आया सबको, ऑनलाइन वाले सबको समझ आ गया जी, ऑनलाइन वाले सबको समझ आया, आ गया सबको समझ में, ऑनलाइन वाले रिप्लाई की, ओके ठीक, समझ आया। लास्ट रिपीट, अच्छा देखिए जो संस्कृत भाषा के लौकिक रूप से पाली भाषा का विकास हुआ, पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ, उससे अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश एक प्रकार है सौर सेनी, सौर सेनी के बाद किसका विकास हुआ, हिंदी भाषा का। फाइनली हिंदी भाषा का विकास हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, समझ आ गया ना। क्या क्या देखें हम लोग, मानक भाषा के बारे में देखिए, भाषा का मानकीकरण क्या होता है देख लिए, लिपि क्या होता है, राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है, हिंदी शब्द कैसे आया, फिर हमने हिंदी भाषा का जो विकास कैसे हुआ, इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को हमने आज देख लिया। आया सबको समझ में जी। अच्छा ये बताओ, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है, ध्वनि, और भाषा का सबसे प्रथम इकाई कौन सा होता है, बोली, ठीक है। ठीक है ऑनलाइन वाले, फिर बाकी कल पढ़ेंगे जी, ठीक है।